नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर। एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर। अच्छा, हम अब आपको कुछ प्रीवियस ईयर ग्रुप डी, एनटीपीसी, रेलवे टेक्नीशियन, रेलवे के विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन अभी तक प्रीवियस एग्जामों में पूछे गए हैं और जितने भी मैक्सिमम चांस है कि आने की संभावना भी बन सकती है, उन सभी क्वेश्चनों को हम डिस्कस करते हैं। मैंने कुछ स्लाइड पे क्वेश्चन ऊपर लगाए हुए हैं जो पिछले ग्रुप डी के और उससे पिछले कुछ एनटीपीसी टेक्नीशियन में पूछे गए हैं, तो उनमें से कुछ हमारे पास क्वेश्चन है। देखते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन कौन सा है और इसके उत्तर को पहचानने की कोशिश करते हैं। ये कह रहा है कि धातु की एक प्लेट के बीच में से काट दिया जाता है और उसे छेद बनाया जाता है। धातु की कोई प्लेट है क्या मेरे भाई? धातु की एक प्लेट है और बीच में से उसे काट दिया जाता है, बीच में से उसे काट दिया जाता है। ये कह रहा है कि बताइए, अब फिर उसको दोबारा गर्म करा जाता है तो बताना है कि उसके छेद का आकार क्या होगा। ये कह रहा है कि यदि ठोस है, कौन सा मेरे भाई? ठोस। यदि वो कहता है कि यदि धातु, कह रहा धातु, यदि इसका मतलब है धातु है तो इसका मतलब है ठोस होएगी। धातु है तो ठोस होएगी। यदि मैं कहता हूं कि मैंने इसमें से बीच में से छेद कर दिया और छेद करने के बाद दोबारा मैंने क्या काम करा? इसको गर्म करना चालू करा। ये करा है कि उसे यदि गर्म करा जाता है तो छेद का आकार बताइए क्या होगा। तो मेरे भाई ध्यान यह रखना, धातु हमेशा गर्म करने पर फैलेगी। धातु हमेशा गर्म करने पर फैलेगी। हाँ, धातु हमेशा गर्म करने पर फैलेगी। तो जब ये फैलेगी तो भाई क्या होएगा? छेद अंदर की तरफ को बिछेगा। तो बिछने का मतलब है छेद का आकार क्या हो जाएगा मेरे भाई? छोटा हो जाएगा। छेद का आकार जिसमें क्या हो जाएगा? छोटा। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक हमारे पास ये क्वेश्चन है। देखो, ये कह रहा है कि यदि घर का जो विद्युत फ्यूज वायर होता है, घर का विद्युत फ्यूज वायर क्या होता है कि यदि सुरक्षा के तार पर किस धातु की बनी होती है, जिसका हमें घर का फ्यूज वायर लेना, क्या लेना मेरे भाई? घर का फ्यूज वायर लेना। तो घर के फ्यूज वायर की प्रॉपर्टी तुम्हें याद रखनी है। जो फ्यूज वायर होता उसको हिंदी में बोलते हैं मेरे भाई फ्यूज, इंग्लिश में ऐसे ही लिखते हैं उसको। जो फ्यूज वायर होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा, देखो, यदि उसकी चालकता कम है, यदि उसकी चालकता कम है तो ये भी प्रॉपर्टी नहीं है। यदि उसकी चालकता कम होगी तो घर में धारा कम कम जाएगी, और कम जाएगी वो उसका सही फैक्टर नहीं है। प्रतिरोध कम होना चाहिए, प्रतिरोध कम होना चाहिए, यह बात सही है, लेकिन प्रतिरोध धारा के इसके लिए, फ्यूज के लिए सही नहीं है। अच्छा, दूसरा ये देखो, ये कह रहा है कि गलनांक कम होना चाहिए। ये बिल्कुल बात सही है। क्या होगा? गलनांक कम होना चाहिए। विशिष्ट घनत्व कम होना चाहिए? नहीं, विशिष्ट घनत्व कम नहीं होना चाहिए। इसका सही उत्तर कौन सा होगा मेरे भाई? गलनांक कम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, देखो मैंने कुछ फ्यूज की प्रॉपर्टी लिखी हुई है। ये लिख रहा लो मेल्टिंग पॉइंट इज द सो दैट। लो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है कि उसका गलनांक मेरे भाई कम होना चाहिए। जैसे ही धारा एक मैक्सिमम पॉइंट से ज्यादा फ्लो हो, तार गर्म होने के बाद टूट जाना चाहिए। ठीक, तो उसका लो मेल्ट ऐसा कब हो सकता है? जब उसका मेल्टिंग पॉइंट, या मेरे भाई उसमें क्या कहते हैं, धारा का, उसका तार का गलनांक क्या हो? कम होना चाहिए। अच्छा, आगे देखो, अगला हमारे पास क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि यदि डीजल इंजन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान के द्वारा प्राप्त करा जाता है, बताइए किसके द्वारा करा जाता है? जो डीजल इंजन होता है, अगर डीजल इंजन में प्रयुक्त ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त करा जाता है? बिजली की चिंगारी के द्वारा? नहीं। किसके द्वारा? एग्जॉस्ट से ऊष्मा का उपयोग करके? नहीं मेरे भाई, एग्जॉस्ट और इंजॉस्ट बड़े बड़े उसमें पावर प्लांटों में यूज करे जाते हैं, बैटरी के द्वारा नहीं। अच्छा, ये तुमने कभी देखा होगा, बैटरी का भी तो यूज करा जाता मोटरसाइकिलों में। वो किस लिए करा जाता? एक क्या करा, सिलेंडरों में वायु को कंप्रेस करके। मेरे भाई ये आंसर क्या होगा? सही होएगा। कुछ चीजें नीचे भी दी हुई हैं, जैसे कि पेट्रोल है। पेट्रोल से कौन कौन से, पेट्रोल कार चलाते हैं, बस चलाते हैं, इनसे हमें क्या पढ़ने हैं कि पॉल्यूशन कौन कौन से हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है और लेड है। और ऐसे ही मेरे भाई डीजल है, डीजल से भी कौन कौन से? कार्बन ऑक्साइड, नैनो कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड है और मेरे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये तुम्हें याद रखने मैक्सिमम। अच्छा, और देखो इसमें और ऐसे कौन कौन से हो सकते हैं, बस इसमें मैक्सिमम ये याद रखने, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड, और कौन सा मेरे भाई? नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। कौन सा? नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखो इसी में, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक जल वाष्पीकृत नहीं होगा यदि, जल वाष्पीकृत नहीं होगा यदि, कब नहीं होगा? अच्छा, जल के बारे में कुछ प्रॉपर्टी तुम्हें याद रखनी है। कौन कौन सी जल की ऐसी प्रॉपर्टी हो सकती हैं जो तुम्हें याद रखनी ही रखनी है? अच्छा, जरा पढ़कर बताओ इसको। जल वाष्पीकृत नहीं होगा, कब नहीं होगा जल वाष्पीकृत भाई?
जल जब वाष्पीकृत नहीं होगा जब आर्द्रता 100 के 100% होगी। आर्द्रता 100 के 100% का मतलब है जितना उसमें भाप है, भाप उतनी ही मतलब डेंसिटी बनाए हुए है, तब उसका वो नहीं हो सकता। आर्द्रता 0% होगी, जैसे ही अपनी आर्द्रता बढ़ाएगा, डेंसिटी बढ़ाएगा हवा में अपनी पानी, तो फैलना चालू हो जाएगा। फैलना चालू होने का मतलब वाष्पीकृत हो। तापमान 100 डिग्री होएगा तो भी चालू हो जाएगा, तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो तब भी हो सकता। लेकिन ये कह रहा आर्द्रता यदि 100 के 100% हो जाए तब वो पानी क्या होगा, वाष्पीकृत नहीं होगा, तब पानी वाष्पीकृत नहीं होगा। यदि मैं पानी की कुछ बात करूं, पिछली बार कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं पानी का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, एक पानी का हमारे पास होता है भाई बॉइलिंग पॉइंट, जिसको बोलते हैं पानी का बॉइलिंग। एक हमारे पास होता है पानी का बॉइलिंग पॉइंट। कौन सा? पानी का बॉइलिंग पॉइंट कौन सा होता है? पानी का बॉइलिंग पॉइंट यदि तुम डिग्री सेल्सियस में पढ़ोगे तो मेरे भाई वह होता 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यदि तुम इसी को फारेनहाइट में पढ़ोगे तो यह होता मेरे भाई 212 फारेनहाइट। कितना होता? 212 फारेनहाइट। एक होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है जहां पर यह जमता, जहां पर यह मेरे भाई जमता, पानी बर्फ बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जमना कहलाती है। यदि तुम इसे डिग्री सेल्सियस में पढ़ोगे तो ये मेरे भाई बनेगा 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यदि तुम इसको फारेनहाइट में पढ़ोगे तो मेरे भाई कितना पढ़ोगे तो उसमें 32 फारेनहाइट। कितना? 32 फारेनहाइट। यदि मैं इसका मोलर मास, और भी बहुत सारी हैं चीजें हैं, लेकिन हमें याद रखना, बस बाकी चीजें याद रखनी है कि इसकी डेंसिटी कितनी हो सकती है। डेंसिटी होती है इसकी 997 किलोग्राम पर मीटर की। 997 किलोग्राम पर क्यूब स्क्वायर पर क्यूबिक होती है। कितनी होती है? पर क्यूबिक। तो तुम्हें जल के विषय में 2-4 चीजें याद रखनी है। ठीक, आगे देखो अगला क्वेश्चन इसी में देखो मेरे भाई, ये नहीं कह रहा है जब किसी वस्तु का पृथ्वी की चांद से ले जाया जाता है तो उसका भार। अच्छा देखो ये कह रहा है क्या भार और चीज, इसमें मैं बता दूं तुम्हें, हमारे पास 4 चीजें बनेंगी। 4 चीजें कौन कौन सी होंगी? एक हमारे पास होता है भार, जिसको हम कहते हैं भाई भार। और एक हमारे पास होता है द्रव्यमान, एक हमारे पास होता है द्रव्यमान। भार को क्या बोलते हैं हम? वेट। और मास को क्या बोलते हैं हम? द्रव्यमान को बोलते हैं हम भाई मास। मास क्या होता है? प्रत्येक वस्तु के लिए, किसी भी कोई भी वस्तु है नहीं बड़ी, उसके छोटे छोटे पार्टिकल या अणु या परमाणुओं से जिनका उनका टोटल मास है, उस मास को क्या बोलते हैं? हम द्रव्यमान बोलते हैं। लेकिन भार जो होता है, भार ग्रेविटी पर डिपेंड करता है कि उसके मास पे ग्रेविटी कितना अट्रैक्शन फोर्स लगा रही है। तो मैं भार बराबर लिख सकता हूँ m/g। और मास मेरे भाई कांस्टेंट होता है। याद रखना क्या होता? कांस्टेंट होता। क्या होता? कांस्टेंट होता। तो मैं m/g। और हम इस बात को जानते हैं g की जो वैल्यू होती है, किसकी मेरे भाई? g की वैल्यू वो पृथ्वी के साथ दूरी बढ़ने पर बदलती रहती है। बढ़ने पर कैसे बदलती है? जब पृथ्वी के नीचे सेंटर की तरफ को जाओगे तब भी कम होगी, और पृथ्वी की सतह से जब ऊपर की तरफ को जाओगे g का मान तब भी घटेगा। लेकिन जब नीचे की तरफ को जाओगे g का मान तब भी घटेगा। ध्यान यह रखना, दोनों कंडीशन में g का मान घटता है। मैक्सिमम होता है उसकी सतह पर, मैक्सिमम कहाँ होता है? सतह पर। तो हम इस बात को कह सकते हैं पृथ्वी, यदि g का मान पृथ्वी के सेंटर पर कितना होता मेरे भाई? 0 होता। पृथ्वी के सेंटर पर कितना होता है? g का मान 0। तो यहाँ वेट कितना हो जाएगा? W बराबर मैं लिख सकता हूँ m/g। और m की वैल्यू मेरे भाई m ही रहेगी, और g की वैल्यू कितनी रहेगी? 0। तो मैं यहाँ से W बराबर कितना लिख सकता हूँ? 0। तो मैं कह सकता हूँ इस बात को, पृथ्वी पर, पृथ्वी की अन्य सतह पर, अलग अलग सतहों पर भार क्या होगा? अलग अलग होगा। तो द्रव्यमान क्या होगा? लेकिन कांस्टेंट होगा। तो इसमें ऑप्शन देखो, भार और उसके द्रव्यमान दोनों बदल जाते हैं। नहीं मेरे भाई, ये कह रहा भार और द्रव्यमान दोनों एक समान रहते हैं, ये भी सही नहीं है। ये कह रहा है कि भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है, ये बात सही है। भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान उतना ही रहेगा। द्रव्यमान बदल जाता है परंतु भार उतना ही रहता है। द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि ज्यादा ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है? ठीक है, ज्यादा ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है? सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये मेरे पास यदि पृथ्वी की सतह है तो याद यह रखना है, पृथ्वी की सतह पर नीचे यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है। किसकी मात्रा ज्यादा? ऑक्सीजन की। यहाँ ऑक्सीजन की डेंसिटी बहुत ज्यादा। लेकिन जैसे ही पृथ्वी की सतह से ऊपर की तरफ को जाओगे तो ऑक्सीजन की डेंसिटी कम होती चली जाएगी। इतनी कम होती चली जाएगी, इतनी कम होती चली जाएगी कि तुम जब कभी भी ऊपर 8000 या 7000 की ऊंचाई पर जब सांस लेने की प्रक्रिया करोगे तो सांस तो लोगे, लेकिन नाइट्रोजन बहुत सारी आदि गैस तुम्हारे सांस में आएंगी, ऑक्सीजन नहीं आएगी। जरूरत हमें ऑक्सीजन की है लेकिन अन्य गैस नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? दिल बहुत 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 तेजी से काम करेगा। दिल बहुत ज्यादा तेजी से काम करेगा, इतनी तेजी से काम करेगा, वो चाहेगा कि जल्दी जल्दी से फेफड़े पंप करें, जल्दी जल्दी से ऑक्सीजन ज्यादा आए। और ऑक्सीजन ज्यादा आए तो इसका मतलब है कि दिल जितना ज्यादा तेज करेगा, ब्लड उतना ही ज्यादा सर्कुलेट करेगा। तो इसमें हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी? देखो, उच्च आर्द्रता के कारण नहीं मेरे भाई, ओजोन के कारण नहीं, वायु में कम दाब के कारण या उच्च आर्द्रता के कारण
हमारे पास ऑप्शन है वायु में कम दाब के कारण। तो राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, वायु में कम दाब के कारण, उच्च आर्द्रता के कारण नहीं। ठीक, ये डेंसिटी होती है। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीजें दी हुई हैं, जैसे कह रहा है कि अधिक ऊंचाई पर आपके शरीर में क्या होता है। अधिक ऊंचाई पर यदि तुम मान लो पृथ्वी की सतह से किसी 8 या 7 हजार की ऊंचाई पर चले गए तो तुम्हारे अंदर क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। ये कह रहा है कि जो हमारे पास ब्लड सेल होती हैं, देखो खून गाढ़ा हो जाएगा, सांस तुम जल्दी से तेजी से लेना चालू कर दोगे, खून गाढ़ा हो जाएगा। ठीक, दिल तेजी से धड़कना चालू हो जाएगा, सांसें तेज हो जाती हैं। अब ये सांसें तेज हो जाती हैं, दिल तेजी से धड़कने लग जाता है। ये सारी कंडीशन तब होंगी जब आप एक पृथ्वी की सरफेस ऊंचाई से एक मिनिमम ऊंचाई से ऊपर चले जाओगे, जहां ऑक्सीजन लेवल कम होएगा। तो हमारे पास वायु में दब का, वायु के कम दाब के कारण, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाओगे वहां वायु का दाब कम होता चला जाएगा, और जहां वायु का दाब कम होता चला जाएगा। सही उत्तर तो इसका ये है, जहां वायु की मात्रा कम हो जाएगी, दाब के कारण वायु की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी मेरे भाई, कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो इसी में, अगर आज सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता। कहीं कहीं पर देखो ये भी गलत है, ये भी गलत है। 8 मिनट 20 सेकंड का, ये आप जानते होगे। ठीक, कितने का समय लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड का। ये है मेरे भाई सन से, कहां से, सन से अर्थ तक आने का समय। अर्थ तक आने का समय कितना है, 8 मिनट 20 सेकंड। यदि मैं कहूं कि अर्थ से मून तक जाने में समय कितना लगता है मेरे भाई, 3 सेकंड। कितना का समय लगता है, 3 सेकंड। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, 8 मिनट 20 सेकंड। अगला उत्तर देखो, ये कह रहा है प्रत्यक्ष संपर्क किए बिना किसी वस्तु के बारे में सूचना एकत्रित करने की तकनीक को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, प्रत्यक्ष संपर्क किए बिना। प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट संपर्क किए बिना ऐसी कौन सी तकनीक है जहां तुम एक दूसरे से संपर्क कर सकते हो। ऑप्शन लिखे हुए हैं, सुदूर नियंत्रण, सुदूर संवेदन, इसी को बोला जाता है मेरे भाई सेंसिंग। सेंसिंग का मतलब है जहां चीजें सेंस करी जाती हैं। रिमोट, जैसे रिमोट होता है, और रिमोट एक टीवी होता है, रिमोट का डायोड और उसका डायोड दोनों एक दूसरे को कैप्चर करके सेंस करते हैं और रिजल्ट देते हैं, उसी को बोलते हैं मेरे भाई सेंसिंग। आगे देखो, ये कह रहा है ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता। बताइए मेरे भाई, कौन सा तत्व पाया जाता है ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा। बताओ जरा, कौन सा तत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है। यदि आप कहो कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यदि वायु की बात करते हैं हम, किसकी मेरे भाई, यदि हम वायु की बात करते हैं तो वायु में 21% कितनी पाई जाती है वायु में। पूरे ब्रह्मांड की बात नहीं कर रहा, वायु की बात कर रहा हूँ। और 78% क्या पाई जाती है मेरे भाई, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है, ऑक्सीजन 21%, और बाकी कितना मेरे भाई, 1% अन्य गैस पाई जाती है, 1% अन्य गैस। लेकिन हाइड्रोजन अलग है। धरती पर ध्यान करो, सबसे ज्यादा जो कंपोनेंट है हमारे पास पृथ्वी पर कितना है, पानी है, और बाकी सभी में हाइड्रोजन कंपोनेंट जितने भी हैं। यदि आपसे पूछे कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा धातु कौन सी पाई जाती है, तो याद रखना हाइड्रोजन। यदि मैं कहूं कि हाइड्रोजन कितनी पाई जाती है पूरे ब्रह्मांड में, तो उसकी वैल्यू होती है मेरे भाई 73.9%। किसने, 73.9%। दूसरे नंबर पर जो धातु पाई जाती है वह होती है मेरे भाई हीलियम। कौन सी होती है, हीलियम। हीलियम की जो वैल्यू होती है लगभग ब्रह्मांड में 24% तक पाई जाती है। ऐसी यदि मैं बात करता हूँ पूरे ब्रह्मांड में ऑक्सीजन की, किसकी मेरे भाई, ऑक्सीजन की वैल्यू लगभग होती है 1% की। कितने की होती है, 1% की। इसी में यदि मैं किसकी बात करता हूँ, कार्बन की, किसकी बात करता हूँ, कार्बन की, तो कार्बन लगभग 0.5%। पूरे ये ब्रह्मांड की परसेंटेज है, ध्यान रखना, अलग अलग फैक्टर नहीं है, ये ब्रह्मांड की परसेंटेज है। अगले यदि मैं कहूं कि अगला हमारे पास ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो इनके बाद पाया जाता है, नियोन। नियोन भी पूरे ब्रह्मांड में बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वैल्यू होती है 0.1%। और इसी में पाया जाता है मेरे भाई क्या, आयरन। क्या पाया जाता है, आयरन, जिसकी वैल्यू होती है लगभग 0.1%। कितनी होती है, 0.1%। और भी नाइट्रोजन गैस भी इतनी पाई जाती है, बाकी और अन्य गैस भी पाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सा, सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो कौन सा मेरे भाई, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है किसी उपग्रह के अंतरिक्ष द्वारा गिराए जाने वाली चम्मच। ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि सैटेलाइट का कोई कंपोनेंट टूट गया, ऐसा समझो सैटेलाइट है और हवा में उड़ रही है, उसकी एक टांग भाव कोई सी टूट गई, तो बताइए उसे छोड़कर चली जाएगी, उसी के साथ घूमती रहेगी, क्या ऐसी कंडीशन बनेगी। तो याद यह रखना, उपग्रह की गति का अनुसरण करेगी, क्योंकि ब्रह्मांड पर जो सैटेलाइट पर पृथ्वी के द्वारा बल लग रहा है, यदि कोई कंपोनेंट उससे लग हो जाता तो पृथ्वी के अन्य बल भी उसी पर, हटे हुए कंपोनेंट पे भी उसी प्रकार काम करेंगे जो सैटेलाइट पर काम कर रहे थे। किस पर, सैटेलाइट पर। तो याद रखना है, तो उसका उत्तर कौन सा होगा, सी सही होगा। कौन सा मेरे भाई, सी। अगला क्वेश्चन देखो, इन्होंने कहा उड़ान अभिलेखी तकनीकी यंत्र क्या है। ये एक ब्लैक बॉक्स है, तुम जानते होगे कि ब्लैक बॉक्स जो डाटा जानकारी रखता है किसी भी पनडुब्बी में, हवाई जहाज में, जितने भी ऐसे हैं जो गति वाहक है, जितनी भी चीजें ऐसी हैं,
उनमें जो जानकारी रखने के लिए कभी एक्सीडेंट हो जाए, कुछ ऐसी घटना हो जाए, तो उसके लिए क्या करा जाता है, जानकारी रखने के लिए ब्लैक बॉक्स का यूज करा जाता है। ब्लैक बॉक्स सारी जानकारियों को एकत्रित करता है जो कभी घटना स्थल पर घटित हो जाए तो। अच्छा आगे देखो, इन्होंने कहा सूर्य का ताप हमारे पास किस प्रकार पहुंचता है। सूर्य का ताप बताइए मेरे भाई किसके द्वारा, कन्वेक्शन, रेडिएशन। देखो यहाँ तीनों विधि लिखी हुई है, एक तो कंडक्शन लिखी हुई है, एक विकिरण लिखी हुई है, एक सेवन लिखी हुई है। कन्वेक्शन लिखा हुआ या रेडिएशन लिखा हुआ, आपको उत्तर बताना है कौन सा मेरे भाई इसमें घटना होगी। बताओ जरा कौन सा उत्तर होगा। परावर्तक, ये मेरे पास रिफ्लेक्शन होता है, सही नहीं है। कंडक्शन भी नहीं हो सकता, कंडक्शन ठोसों में चलता, कंडक्शन ठोसों में चलता। कंडक्शन किस में चलता मेरे भाई, ठोसों में चलता। किसके में चलता, हमारे पास दो ऑप्शन ज्यादा मजबूत हैं, एक तो सहवन है और एक हमारे पास जिसे रेडिएशन बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं। बताओ कौन सा उत्तर सही होगा इसमें, कन्वेक्शन है या रेडिएशन है। तो उत्तर कौन सा सही होगा मेरे भाई इसका, सहवन। कौन सा मेरे भाई, सहवन। किसके द्वारा, सहवन के द्वारा। देखो ये इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो इसमें दिखाई दे रहा होगा आपको, वायुमंडल ये है और बाकी सारी चीजें हैं। आप इसमें देख सकते हो यदि चालन है, हमारे पास तीन विधि है, जहाँ ठोसों में ये होता है, द्रव्यों में ये हो, इसमें गैसों में ये होता है, द्रव्यों में मेरे भाई ये होता है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, ये नहीं करा, यदि आप स्थिर वायु में धूल के कणों को देखने के लिए एक सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं, यदि, हाँ ये करा कि यदि वो टेढ़े मेढ़े दिखाई देते हैं, यदि कोई हमारे पास ऐसा कण दिखाई देता है, यदि मान लो तुमने कोई सूक्ष्मदर्शी लिया और उसमें कण तुम्हें जिगजैग कैसे करते हुए दिखाई दिए, एक कण यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, पांचवा यहाँ पर, तो उसको बोलते हैं मेरे भाई ब्राउनी गति। क्या बोलते हैं उसको, ब्राउनी गति। क्या बोलते हैं उसको, ब्राउनी गति। लेकिन यदि ध्यान रखना है कि यदि मेरे पास कोई ऐसा मेटेरियल है, मेरे पास सुबह को तुमने कभी देखा होगा जंगल में या अपने कभी आले पाले में तुमने देखा होगा कि प्रकाश एकदम ऐसा आता हुआ प्रतीत होता है, किससे आता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि बीच में हमारे पास क्या है भाई, धूल के कण, जो किसका काम कर रहे हैं, कोलाइडी का काम कर रहे हैं, जो किसका काम कर रहे हैं, कोलाइडी का। यदि कोलाइडी के काम करते हुए प्रकाश तुम्हें आता हुआ प्रतीत होता है, कैसा आता हुआ प्रतीत होता है, उस प्रकाश उस कोलाइडी विलयन के कारण फैलने पर, किस पर, फैलने पर, और तुम्हें प्रकाश आता हुआ दिखाई देता, तो उस प्रभाव को बोलते हैं मेरे भाई टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं उसको, टिंडल इफेक्ट। इस प्रश्न का उत्तर सही होएगा ब्राउनी गति, क्योंकि उसने बोला इधर उधर, लेकिन मैं इफेक्ट बता रहा हूँ, यदि ऐसा होता तो उसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। अच्छा देखो, ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस सबसे वायु प्रदूषक होता है, निम्न में से कौन सी होती है। वो होती है मेरे भाई कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर कुछ स्लाइड में चीजें दी हुई हैं, देखो जैसे कि क्लोरीन। क्लोरीन हमारे किस लिए होती है, कान, आंख, नाक, कान सारी चीजों को खराब कर सकती है। सल्फर डाइऑक्साइड भी होती है जो फेफड़ों को क्षति करती है, आंखों में जलन करती है, गले में खराश करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज्यादा होती है, जो कैंसर बनाती है, मानसिक रूप से बीमार कर देती है, थकावट, बेकार, स्वप्न आदि बहुत सारी चीजें होती हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड शरीर की, देखो जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है ना, नाइट्रोजन के जितने भी जो ऑक्साइड होते हैं वो शरीर की प्रतिरोधकता क्षमता में कमी ला देते हैं, ये याद रखनी है। नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड हैं वो शरीर की प्रतिरोधकता क्षमता को कम कर देते हैं। एक हमारे पास होती है मेरे भाई कौन सी, ओजोन। कौन सी होती है, ओजोन। आंखों में रोग ओजोन के कारण और खांसी आदि ऐसी हो सकते हैं। शीशे के सूक्ष्म कण भी हो सकते हैं जो तंत्रिका तंत्र को इफेक्ट करते हैं। याद यह रखना, जो पेट्रोल या डीजल जलता है उसमें जो पार्टिकल लेड, अभी पीछे मैंने बताया था लेड होता है, तो लेड क्या काम करता है मेरे भाई, तंत्रिका तंत्र। क्या है, तंत्रिका तंत्र हमारे नर्वस सिस्टम को बेकार कर देता है, किडनी को बेकार कर सकता है। आगे देखो हमारे पास होता है ऐसी कैडमियम। कैडमियम क्या कर सकता है, ब्लड को सर्कुलेशन बिगाड़ सकता है, और हमारे पास भाई साहब हृदय या दिल की बीमारी को बना सकता है शरीर में। ऐसी हमारे पास बहुत सारी हैं चीजें लिखी हुई हैं, आप इनको पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो हमारे पास है, ये कह रहा है कि रासायनिक रूप से रेशम जो होता है वह मेरे भाई सेलुलोज के द्वारा तैयार होता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ऐसा नहीं है, होता है कि जीवन चक्र होता है कि किस प्रकार करा जाता है, लार्वा होता है, मतलब जो रेशम का कीट होता है किस प्रकार बनाता है। देखो अंडे होते हैं, अंडे से मेरे भाई क्या बनता है, लार्वा, नहीं प्यूपा, और इससे फिर ये वयस्क बनता है। वयस्क बनने के बाद अब ये बाद में क्या काम करता है, ये कोकीन बनाता है। क्या बनाता है, कोकीन। एक जुड़ा हुआ उपाय होता है कोकीन। कोकीन जो इसी से रेशम सबसे ज्यादा जो पाया जाता है ना, वो कोकीन से ही प्राप्त करा जाता है। किससे, क्योंकि ये लार्वा क्या काम करता है, इकट्ठा हो जाता है। जैसे एक छोटा सा प्यूपा बनता, प्यूपा से क्या काम करती है, तितली सी बनती है, वो अंडे देती है, अंडे देने के बाद लार्वा बनता, लार्वा बनने के बाद फिर वह क्या काम करता, अपने चारों तरफ एक ऐसा जाल बनाता है जिसे क्या बोलते हैं, कोकीन बोलते हैं। और मैक्सिमम ज्यादातर जब इसको बनाया जाता है तो इसको मरने से पहले, बाद में पता क्या होता है, जब ये कोकीन में अपने आप को पैक कर लेते तो कुछ दिन बाद बाहर निकल कर आती है। लेकिन अधिकतर जब हम इसको उसके लिए, रेशम के लिए प्रयोग करते हैं, तो बीच में ही हम क्या काम करते हैं, इसकी लाइफ साइकिल से पहले ही इसको, मैं इसको का नाम यूज कर लेते हैं। आगे देखो मेरे भाई,
अगला क्वेश्चन है इन्होंने कहा शीशे के संचयक बनाने के लिए ये करा के बताइए बैटरी। शीशे के संचयक का मतलब है बैटरी का हम किस में प्रयोग करते हैं, लेड एसिड बैटरी का हम कहाँ प्रयोग करते हैं मेरे भाई, बताओ जरा। मैं यदि कहूँ का बताइए लेड एसिड बैटरी का तुम कहाँ प्रयोग, बताओ जरा कौन बताया मेरे भाई। ये कह रहा है कि इसमें कौन सा सेलुलोज, ठीक सर है तुम्हारे। ये कह रहा है कि शीशे के संचायक सेल वाले किस अम्ल में प्रयोग करा जाता है, तो वो तो मेरे भाई होता है सल्फ्यूरिक एसिड। जो तुम्हारे घर में बैटरी होती है वह होता है H2SO4। कौन सा होता है H2SO4। और भी होती है, इनकी भी बैटरी होती है लेकिन वो अलग अलग प्रयोग करी जाती है। लेकिन ये कह रहा है कि शीशे की संचायक लेड एसिड बैटरी जो होती है उसमें किस उसका एसिड का प्रयोग करा जाता है, तो मेरे भाई होता है सल्फ्यूरिक एसिड। आगे देखो इन्होंने कहा दूध को कुछ देर खुले में रखने पर स्वाद खट्टा हो जाता है, ऐसा क्यों होता है। अच्छा आप ये बताइए दूध में सबसे जो अम्ल पाया जाता है कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है मेरे भाई, लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल के कारण क्या होता है, दूध हमेशा खट्टा होता है। ये कह रहा है कि 24 कैरेट स्वर्ण में शुद्ध स्वर्ण का अनुपात होता है। तुम्हें कुछ नहीं याद करना, 4 या 5 पॉइंट हैं तुम्हें ये याद रखनी है। लगभग 75% के समथिंग में होता है, किसमें 75% के समथिंग में होता है। यदि कहे कि सोना 24 कैरेट खरा है तो इसका मतलब 999 से लेकर 95, 99 से लेकर 95% तक सोना तुम्हारा शुद्ध है। यदि कहता है कि 23 कैरेट है तो इसका मतलब 958 या 950%, 950 ग्राम, 1000 में से 950 ग्राम उसमें सोना है। यदि कहता है कि 22 कैरेट तो इसका मतलब 91, 900 ग्राम के लगभग में सोना है। यदि वो कहता है 18 कैरेट तो 18 कैरेट का मतलब है उसने पूछा है कि लगभग 749। तो मैं इस बात को लिख सकता हूँ 75% के समथिंग में क्या होता है, सोना शुद्ध होता। बंद कर देता हूँ। तो सोना मेरे भाई क्या होता, सोना शुद्ध होता। तो ये हमारे अब बाकी बचे हुए, मैं बाकी और बचे हुए क्वेश्चन बाकी कल करवाएंगे। आपको याद यह रखना है कि जितने भी क्वेश्चन है 20-20 क्वेश्चनों के ऐसे ही सेट में लगवाऊंगा जो ग्रुप डी टेक्नीशियन रेलवे आदियों में पूछे गए हैं।